नमस्ते बच्चों, ज्ञान मंत्रा में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं का पाठ 2 कर रहे हैं, लहासा की ओर। यह एक यात्रा वृतांत है। यह लिखा है राहुल सांकृत्यायन जी ने। सबसे पहले हम इनका परिचय पढ़ेंगे। राहुल सांकृत्यायन का जन्म सन 1893 में उनके ननिहाल गांव पंधा, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ। उनका पैतृक गांव कनेला था। उनका मूल नाम केदार पांडे था। उनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई थी। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तब से उनका नाम राहुल सांकृत्यायन हो गया। तो अब आपको पता चला, जो राहुल सांकृत्यायन है उनका असली नाम जो था वो था केदार पांडे, लेकिन श्रीलंका में जाकर उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, जिसके बाद उनका नाम पड़ा राहुल सांकृत्यायन। राहुल जी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे। उन्हें महापंडित कहा जाता था। सन 1963 में उनका देहांत हो गया, अर्थात मृत्यु हो गई। राहुल सांकृत्यायन ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रा वृतांत, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य सर्जित किया। इन्होंने उपन्यास भी लिखे, कहानी भी लिखी, आत्मकथा भी लिखी, वहीं यात्रा वृतांत, जीवनी, आलोचना, शोध, इन्होंने इन सभी विधाओं में साहित्य सर्जन किया था। इतना ही नहीं, उन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया। मेरी जीवन यात्रा 6 भाग, दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र उनकी प्रमुख कृतियां है। साहित्य के अलावा दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि विभिन्न विषयों पर राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग 150 है। राहुल जी ने बहुत से लुप्त प्राय सामग्री का उद्धार कर अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया है। यात्रा वृत्त लेखन में राहुल जी का स्थान अन्यतम है। मतलब यात्रा वृत्त में जो राहुल जी है बहुत अच्छा लिखते हैं। उन्होंने घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा और उससे होने वाले लाभों का विस्तार से वर्णन करते हुए मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया। उन्होंने उसमें बताया है, उसके लाभों का वर्णन किया है और बताया है कि मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य कहा जाता है। घुमक्कड़ी से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। जब वे घुमक्कड़ी के लाभ बताते हैं तब वो कहते हैं कि घुमक्कड़ी से हमारा मनोरंजन होता है, साथ ही हमारा ज्ञान बढ़ता है और अज्ञात स्थानों, जो स्थान हम नहीं जानते, वहाँ की भी जानकारी हमें मिलती रहती है। साथ ही साथ हमें नई भाषाएं, नई संस्कृति को जानने का मौका मिलता है, जिससे हमारी संस्कृति दूसरे जान पाते हैं और दूसरों की जानकारी हमें हो पाती है। राहुल जी ने विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन के अतिरिक्त वहाँ के जनजीवन की सुंदर झांकी प्रस्तुत की है। वह वहाँ के जनजीवन के विषय में भी अपने साहित्य में लिखते हैं। अब जो ये कहानी लिखी है इन्होंने लहासा की ओर, उसके विषय में बताया गया है। संकलित अंश राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है, जो उन्होंने सन 1929 से 30 में नेपाल के रास्ते की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिखमंगे के छद्म वेश में की थी। इसमें
तिब्बत की राजधानी ल्हासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन उन्होंने बहुत ही रोचक शैली में किया है। इस यात्रा वृत्तांत से हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में भी जानकारी मिलती है। अब ये जो यात्रा वृत्तांत है, इससे हमें तिब्बत समाज के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा पर जाने का अधिकार नहीं था, तो उस समय राहुल सांकृत्यायन को एक भिखारी के वेश में उस यात्रा पे जाना पड़ा था। इन सब का वर्णन इस यात्रा वृत्तांत में किया गया है। तो अब यात्रा वृत्तांत शुरू करते हैं। पाठ का सारांश ल्हासा की ओर एक यात्रा वृत्तांत है, जिसमें लेखक ने अपनी पहली तिब्बत यात्रा का वर्णन बहुत सुंदर ढंग से किया है। लेखक की यह यात्रा सन 1929 से 30 में नेपाल के रास्ते की थी, क्योंकि भारत उस समय अंग्रेजों का गुलाम था और भारतीयों को तिब्बत यात्रा में जाने की अनुमति नहीं थी। इसलिए लेखक ने यह यात्रा छद्म वेश धारण कर अर्थात वेश बदल कर की थी। वो अपने असली रूप में ना जाकर भिखारी के वेश में तिब्बत यात्रा में गए थे। लेखक ने जब तिब्बत की यात्रा की थी तब फरीक कलिंगपोर्ट का रास्ता नहीं बना था। उस समय नेपाल से तिब्बत जाने का एक ही रास्ता था। वैसे यह मुख्यतः व्यापारिक और सैनिक रास्ता था, जिससे होकर व्यापारी व सैनिक आते जाते थे। परंतु इसी रास्ते से नेपाल व भारत के लोग भी आते जाते थे। इसलिए लेखक ने इसे उस समय का मुख्य रास्ता बताया है। तो बच्चों, तिब्बत की यात्रा जब उन्होंने की थी तब फरीक कलिंगपोर्ट का रास्ता नहीं बना था, जिस कारण उन्होंने नेपाल से तिब्बत जाने का एक ही रास्ता बताया है। मुख्यतः इस रास्ते से व्यापारिक और सैनिक ही आया जाया करते थे, लेकिन कोई और रास्ता ना होने के कारण आम नागरिक भी इन्हीं रास्ते से आते जाते थे। लेखक कहते हैं कि रास्ते में जगह जगह पर चीनी फौजियों की चौकियों व किले बने हुए थे, जिनमें कभी चीनी सैनिक रहा करते थे, लेकिन अब वो पूरी तरह से टूट चुके हैं और वीरान भी है। वीरान मतलब सुनसान, मतलब वहाँ कोई नहीं रहता। लेकिन उन किलों के कुछ हिस्सों में वहाँ के किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है। बसेरा अर्थात अपना रहने का स्थान मतलब घर बना लिया है। इसलिए उन किलों के कुछ हिस्से आबाद थे। अब उन किलों के कुछ हिस्से थे जो आबाद हो चुके थे, क्योंकि वहाँ के किसानों ने वहाँ अपना रहने का स्थान बना लिया था। ऐसे ही एक परित्यक्त चीनी किले में लेखक, अब परित्यक्त होता है छोड़ा हुआ किला जहां कोई नहीं रहता, जिसे छोड़ चुके हैं। वहां पे लेखक व उनके मित्र चाय पीने के लिए रुके। तब उन्होंने देखा कि उस समय तिब्बत में जाति पाति, ऊंच नीच, छुआछूत का भेदभाव नहीं था और ना ही वहां की महिलाएं पर्दा करती थी। हाँ, चोरी के डर से निम्न स्तर के भिखारियों को घरों में घुसने नहीं दिया जाता था। बच्चों, उस समय तिब्बत में जाति पाति, ऊंच नीच, छुआछूत का कोई भेदभाव नहीं था। वहाँ सब लोग एक समान थे। वहाँ की जो महिलाएं थी वो पर्दा भी नहीं करती थी। हाँ, लेकिन चोरियों के डर से कुछ भिखारियों को, जो उन्हें लगता था कि चोरी कर सकते हैं, उन्हें घरों में घुसने की अनुमति नहीं दी जाती थी। मगर अपरिचितों के घरों के अंदर आने जाने में कोई रोक टोक नहीं थी। अपरिचित मतलब अनजान लोग भी घरों में आ जा सकते थे। अपरिचितों द्वारा चाय का सामान देने पर घर की महिलाएं, बहू या सास उन्हें चाय बनाकर दे देती थी। वहां पर मक्खन व नमक की चाय पी जाती है।
परित्यक्त चीनी किले से चाय पीने के बाद जब वो आगे चलने लगे तो एक व्यक्ति ने उनसे 2 चीटें होती है प्रवेश पत्र, वो राहदारी मांगी। ये चीटें उन्हें गांव के एक पुल को पार करने के लिए देनी पड़ती थी। पुल पार करने के बाद वो थोंडला के पहले पड़ने वाले आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ सुमती राह में मिले मंगोल भिक्षु दोस्त। अब बच्चों, जो सुमती है ना, वो लेखक को राह में मिले थे जब वह यात्रा पर जा रहे थे। तो यात्रा के दौरान इनकी मुलाकात सुमती से हुई थी, जो एक मंगोल भिक्षु थे। अब इनकी पहचान हर जगह होने के कारण भिखारी के भेष में होने के बाद भी उन्हें रहने की अच्छी जगह मिली। लेखक कहते हैं कि 5 साल बाद जब वो इसी रास्ते से वापस लौट रहे थे तब उन्हें रहने की जगह नहीं मिली थी और उन्हें एक झोपड़ी में ठहरना पड़ा था। अर्थात बच्चों, जो सुमती थे उनके बहुत अच्छी जान पहचान थी, जिसके कारण वो जब भिक्षु के भेष में थे ना, तब भी उन्हें रहने की अच्छी जगह मिल गई। लेकिन जब 5 साल बाद वो अच्छे कपड़ों में एक अच्छे पढ़े लिखे इंसान की तरह वापस आ रहे थे, तब उन्हें रहने का स्थान नहीं मिला और उन्हें एक झोपड़ी में ठहरना पड़ा। जबकि वह उस वक्त भिखारी नहीं बल्कि भद्र मतलब अच्छे यात्री के वेश में थे। लेखक की यात्रा का अगला लक्ष्य डांडा मीन्स एक ऊंची जमीन, डांडा होती है ऊंची जमीन, और थोंडला पार करना था, जो सबसे कठिन हिस्सा था क्योंकि डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह थी। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पर होने के कारण दोनों ओर गांवों का नामो निशान नहीं था। अब बच्चों, ये जो स्थान था ना, बहुत ज्यादा ऊंचा था। ये 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पे था, जिस कारण वहां आसपास कोई गांव नहीं था। डाकुओं के छिपने की यह सबसे सुरक्षित जगह थी और सरकार भी इस तरफ लापरवाह थी, सरकार भी इस तरफ ध्यान नहीं देती थी। इसलिए यहाँ अक्सर लूटपाट व हत्याएं हो जाती थी। क्योंकि वह लोग भिखारी के वेश में थे, इसलिए उन्हें कोई चिंता नहीं थी। अक्सर वहां पे डाकुओं का हमला हो जाता था और राहगीरों को मार दिया जाता था और उनका सामान लूट लिया जाता था। लेकिन लेखक भिखारी के वेश में थे, वह भिखारी बने हुए थे, तो उन्हें डाकुओं का तो डर था ही नहीं कि डाकू उन पे हमला करेंगे, क्योंकि भिखारी से डाकुओं को क्या मिलने वाला था। परंतु मन में डर बना था, लेकिन फिर भी एक डर होता है ना डाकू का, वो उनके मन में था, कहीं हम पर भी डाकू हमला ना कर दे। यह हथियार का कानून भी लागू नहीं था, इसलिए लोग अपनी सुरक्षा के लिए हथियार रखते थे। यहाँ कोई भी हथियार रख सकता था, क्योंकि हथियार के विषय में कोई भी कानून नहीं बना हुआ था। लेकिन थोंडला पहाड़ की उस दुर्गम चढ़ाई में जाना बहुत मुश्किल था और उनका अगला पड़ाव लंकोर था, जो वहां से करीब 16-17 मील की दूरी पर था। इसलिए दूसरे दिन उन्होंने, लेखक व उनके दोस्त सुमती ने, डांडे की चढ़ाई घोड़े से की। पहाड़ के ऊपर पहुंचकर उन्होंने देखा कि दक्षिण पूरब की ओर बिना बर्फ और हरियाली के नंगे पहाड़ दिखाई दे रहे थे। मतलब वहां पे बर्फ और हरियाली नहीं थी पहाड़ों पे, वे वैसे ही नजर आ रहे थे। तथा उत्तर की ओर पहाड़ों पर कुछ बर्फ दिखाई दे रही थी। वहां स्थानीय देवता का मंदिर भी बना था। पहाड़ से उतरते समय लेखक का घोड़ा थोड़ा धीरे चलने लगा, जिससे उनके साथी आगे निकल गए। वो रास्ता भटक गए और वह बाएं रास्ते की ओर गलत रास्ते 1.5 मील आगे चल दिया। अब लेखक का घोड़ा था ना, वो बहुत धीरे धीरे चल रहा था, जिसके कारण लेखक रास्ता भटक गया और वो गलत दिशा में जाकर 1.5 मील तक आगे पहुंच गया था। बाद में लोगों से पूछकर वापस सही रास्ते, लंकोर का रास्ता दाहिने की तरफ में आ तो गए,
मगर तब तक काफी देर हो गई थी, जिससे उनके मित्र सुमति नाराज हो गए। अब जो उनके मित्र थे ना सुमति, जो उन्हें यात्रा में मिले थे, वह लेखक से नाराज हो गए क्योंकि लेखक बहुत ज्यादा लेट आया था नीचे। परंतु जल्दी ही उनका गुस्सा अर्थात सुमति का गुस्सा ठंडा हो गया और वह लंकोर में एक अच्छी जगह पर ठहरे। उसके बाद वो तिंडरी के मैदान में पहुंचे, जो पहाड़ों से घिरा एक टापू था, जिसके सामने एक छोटी सी पहाड़ी दिखाई पड़ती थी, जिसका नाम तिंडरी समाधि गिरी था। आसपास के गांवों में सुमति के बहुत परिचित थे, इसलिए वो उनसे मिलना चाहते थे और उन्हें बोध गया से लाए कपड़ों के गंडे भी देना चाहते थे। परंतु लेखक ने उन्हें मना कर दिया और लहासा पहुंचकर उन्हें पैसे देने का वादा किया। इस बात पर सुमति मान गए और उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया। उन्होंने सुबह चलना शुरू नहीं किया था, इसलिए उन्हें कड़ी धूप में आगे बढ़ना पड़ रहा था। कुली ना मिलने पर वह अपना सामान पीठ पर लादे और हाथ में डंडा लिए चल रहे थे। अब जो सुमति और लेखक थे, इन्होंने सुबह सुबह चढ़ाई शुरू नहीं की थी, जिसके कारण दिन हो गए और दिन में बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही थी और इन्हें कुली भी नहीं मिला, जिसके कारण इन्हें अपना सामान अपनी पीठ पे लादकर और डंडे के सहारे खुद ही आगे चलना पड़ रहा था। सुमति यहाँ एक और यजमान से मिलना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने को कहा। तिब्बत की जमीन छोटे बड़े जागीरदारों के हाथ में बटी थी। इन जागीरों का बड़ा हिस्सा बौद्ध मठों को भी जाता था। अपनी अपनी जागीर से हर जागीरदार कुछ खेती खुद भी कराता था, जिसके लिए मजदूर उन्हें बेगार में मिल जाते थे। बौद्ध भिक्षु भी खेती की निगरानी करते थे। अब यहाँ पे बौद्ध भिक्षु थे ना, वो भी खेती की निगरानी किया करते थे। वहीं जागीरदार भी खुद खेती करवाते थे और उन्हें मजदूर थे वो बेगार में अर्थात किराए पर मिल जाया करते थे। लेखक शेखर की खेती के मुखिया नमसे बौद्ध भिक्षु, ये नमसे जो है एक बौद्ध भिक्षु है, से मिले। उनके मठ में एक अच्छा मंदिर था, जिसमें बुद्ध वचन की हस्तलिखित 103 पोथियां रखी थी, जिनमें बुद्ध जी के वचन लिखे हुए थे। ये हस्तलिखित पोथियां थी। लेखक उन्हें पढ़ने में व्यस्त हो गए। इसी दौरान सुमति ने आसपास के अपने यजमानों से मिलकर आने के लिए लेखक से पूछा, जिसे लेखक ने खुशी खुशी मान लिया। दोपहर तक अपने यजमानों से मिलकर सुमति भी वापस आ गए, क्योंकि तिंडरी वहां से ज्यादा दूर नहीं था। इसलिए उन्होंने अपना सामान पीठ पर उठाया और नमसे से विदा लेकर आगे चल दिए। तो बच्चों, ये था यात्रा वृत्तांत, जहाँ पर राहुल सांकृत्यायन जी ने अपनी तिब्बत की यात्रा का वर्णन किया है कि उन्होंने रास्ते में क्या क्या देखा, क्या क्या समझा और उन्हें क्या क्या कठिनाइयाँ आई, सब चीज़ों का वर्णन इसमें राहुल सांकृत्यायन जी ने किया है। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये समझ आया होगा। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।